खबर 9 बजे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो लखनऊ से आ रही है। ईडी करेगी हाथरस मामले की जांच। बड़ी खबर इस वक्त की, ईडी करेगी हाथरस मामले की जांच। विदेशी फंडिंग की जांच करेगी ईडी। जल्द केस दर्ज कर जांच शुरू करेगी ईडी। वेबसाइट के जरिए हुई थी हिंसा की साजिश। बड़ी खबर है इस वक्त की लखनऊ से। वेबसाइट के जरिए हुई थी हिंसा की साजिश, सरकार को बदनाम करने की कोशिश और समाज में किस तरीके से दंगा फैलाने की, लोगों में नफरत पैदा करने के लिए ये वेबसाइट बनाई गई थी और इस वेबसाइट के जरिए हजारों लोगों को जोड़ा गया था। और अब इस पूरे मामले में ईडी जांच करेगी। जल्द केस दर्ज कर जांच शुरू करेगी ईडी। वेबसाइट के जरिए हिंसा की साजिश की बात सामने आई थी। जो तमाम बातें सामने निकल कर आई हैं उसकी भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, विदेशी फंडिंग की जांच करेगी ईडी। हाथरस मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं सामने, क्योंकि जो इससे पहले ऑडियो आया था उसकी भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पीएफआई की बात करें तो उस बात को भी लेकर जांच की जा रही है। और जो वेबसाइट बनाई गई थी, जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से वेबसाइट बनाई गई थी और इस वेबसाइट से हजारों लोगों को जोड़ा गया था। साजिश के तहत ही इस वेबसाइट को बनाया गया था और साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, लगातार उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब हाथरस मामले में ईडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। दरअसल विदेशी फंडिंग की जांच करेगी ईडी। और सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे जहां पे हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लाइव है। अविनाश, एक और बड़ी बातें सामने आई हैं कि अब हाथरस मामले में ईडी जांच करेगी। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में अब तक 19 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें कि 13 मुकदमे सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने को लेकर है और 6 जो अभियोग दर्ज किए गए हैं वो चंदपा थाना यानी कि जो हाथरस में जहां की पूरी घटना है वहां पर ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले में जाननी अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 2 लोग पीएफआई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो साजिश की बात कही जा रही है वो अब उसको लेकर जो कार्रवाई है पुलिस की वो तेज होती दिख रही है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी खबर चांदनी ये है कि अब प्रवर्तन निदेशालय जो है वो भी इस मामले की जांच करेगा, क्योंकि ये बात सामने आई थी कि वेबसाइट बनाकर कहीं ना कहीं धन की उगाही की गई है। पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाने के नाम पर लोगों से फंडिंग, विदेशों से फंडिंग की गई है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ईडी भी जांच करेगा कि आखिर किन किन लोगों ने फंडिंग की और जो पैसे आए उन पैसों का क्या किया गया, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि हाथरस और अलीगढ़ में लोगों को पीएफआई के द्वारा पैसे दिए गए हैं। तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय भी इस पूरे मामले की जांच करेगा कि आखिर फंडिंग कहां से हुई है, क्योंकि ये बात सामने आई कि विदेशों से कई मुस्लिम कंट्री है वहां से इस वेबसाइट के जरिए फंडिंग की गई है। दूसरी सबसे अहम बात यह है चांदनी की अब ये बात भी सामने आ रही है कि जिस वेबसाइट को बंद कर दिया गया, जिस वेबसाइट को लेकर यह कहा गया कि उस वेबसाइट के माध्यम से साजिश रची गई थी, लेकिन कुछ और वेबसाइटों के बारे में जांच एजेंसियों को पता चला है। कहा जा रहा है कि उन वेबसाइटों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं साजिश फैलाने की कोशिश की गई थी। तो अब चूंकि पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो तेज होती दिख रही है और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी साफ किया कि इस पूरी साजिश में एक विदेशी संगठन का उन्होंने नाम लिया था कि उस संगठन के कुछ लोग हैं जो कि जुड़े हुए थे। तो चूंकि जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बात सामने आ चुकी है कि जो वेबसाइट बनाई गई थी उस वेबसाइट का जो डोमेन था वो किसी विदेशी व्यक्ति ने, किसी विदेशी सर्वर के जरिए उस डोमेन को हासिल किया गया था और उसके बाद उस वेबसाइट को बनाया गया और फिर उस वेबसाइट के जरिए जो पूरा जो प्रोपेगेंडा है उसको फैलाने की कोशिश की गई। हजारों की तादाद में लोग फेक आईडी के माध्यम से उस वेबसाइट के साथ जुड़ भी गए थे। हालांकि जैसे ही जांच एजेंसियों की नजर उस वेबसाइट पर पड़ी और जब उस वेबसाइट के पीछे बैठे लोगों की धरपकड़ शुरू हुई तो उस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। लेकिन अब चूंकि ये मामला काफी बड़ा होता जा रहा है और इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय भी अपने हिसाब से जांच करेगा कि आखिर जब ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है तो क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि विदेशी फंडिंग की बात तो सामने आई है। हमारे साथ विनीत दुबे भी हाथरस से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनीत, अगर बात करें तो अभी क्या अपडेट आपको मिल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़ी बातें, कई बड़े खुलासे जो है वो सामने हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल
था कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई है। अगर हम हाथरस की बात करें तो जैसा कि हमारे साथी अभी बता रहे थे 19 यहाँ पर दर्ज किए 6 हाथरस के थाना चंदापा में किया गया। और लखनऊ में हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला ईडी के पास पहुंच गया, ईडी इसकी जांच करेगी, क्या किसी पर राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है? क्या ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? जी, एक बार फिर से सवाल दोहराइए चांदनी। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि इस पूरे मामले की अगर बात करें हाथरस मामले में, तो क्या किसी पर राजद्रोह का भी मामला दर्ज किया गया है? क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए, जो 19 मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनमें से 13 मुकदमे सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने, जातीय हिंसा फैलाने, अफवाह फैलाने जैसे मामलों को लेकर दर्ज किए गए हैं। 6 जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं हाथरस में, वो मुकदमे हैं चूंकि वहां पर कल एडीजी येलो ने भी कहा कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को भड़काने की भी कोशिश की गई और साथ ही में जो 50 लाख रुपए का प्रलोभन देने का भी मामला सामने आया। तो इन धाराओं के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि विदेशों से जमकर फंडिंग हुई है, पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए या उनके मदद के नाम पर जो धन वसूला गया है, तो निश्चित तौर पर जो विदेशी फंडिंग का मामला होता है कहीं ना कहीं वो एक काफ़ी गंभीर और संगीन अपराध माना जाता है। तो माना जा रहा है कि जब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करेगा तो उसके बाद जो जांच आगे बढ़ेगी तो उस जांच के दायरे में कई लोग आ सकते हैं। हालांकि अभी तक जो वेबसाइट बनाने वाले लोग हैं, वेबसाइट के पीछे कौन कौन से लोग थे, सूत्र बता रहे हैं कि उनमें से कुछ लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी मिल चुकी है, लेकिन उससे जुड़े बिल्कुल अविनाश, क्योंकि जो वेबसाइट बनाने वाले लोग हैं वो जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। अविनाश, शुक्रिया आपका। विनीत, आपका भी शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश मामले में विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है, लेकिन इसे लेकर अब ईडी भी जांच करेगी। आरोप है कि प्रदेश में जातीय हिंसा फैलाने के लिए कई संगठनों और विदेशों से भी फंडिंग हुई है। जल्द ही मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। वहीं साजिश में जुटे पीएफआई के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हाथरस की बेटी को इंसाफ की आड़ में दंगे की साजिश। राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। विदेशी फंडिंग से यूपी को दहलाने की कोशिश। एसडीपीआई, पीएफआई और एमनेस्टी के खिलाफ मिले सबूत। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से, जस्टिस फॉर हाथरस के बहाने समाज बांटने की कोशिश। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे। जी, इस बात का अब खुलासा हो चुका है कि हाथरस कांड की आड़ में कुछ संगठनों ने यूपी को जातीय दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की। जातीय दंगों का ताना बाना बुनने के लिए बाकायदा विदेश से फंडिंग हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के साथ ही पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों ने मिलकर यूपी में समाज को बांटने और सूबे की छवि खराब करने की कोशिश की। हाथरस कांड की आड़ में समाज को बांटने के नाम पर जातीय दंगों का ताना बाना एक वेबसाइट बनाकर बुना जा रहा था। हाथरस पीड़ित की मौत वाली रात ही इस वेबसाइट को साजिश की नियत से बनाया गया था। मुस्लिम देशों और इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों से वेबसाइट के लिए पैसे भी आए थे। यही नहीं, इसकी साजिश पिछले एक हफ्ते से रची जा रही थी। कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे। जांच एजेंसियों को अभी तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सूबे की सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए बाकायदा जस्टिस फॉर हाथरस नाम से एक वेबसाइट बनाई गई। हजारों लोगों को इस वेबसाइट से जोड़ा गया। इस वेबसाइट में विरोध प्रदर्शन की आड़ में दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका भी बताया गया है।
पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि उनके पास खुफिया विभाग का इनपुट था कि यूपी को सुनियोजित तरीके से दहलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट भी थे कि एक सुनियोजित ढंग से चीज़ों को रख के और व्यापक हिंसा की संभावना है और इससे जातीय और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। खुफिया विभाग के इनपुट के आधार पर ही पुलिस ने मथुरा के मांड थाना क्षेत्र में पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चारों के आपत्तिजनक वेबसाइट से जुड़े होने की बात का पता चला है। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और संदिग्ध साहित्य जब्त किया है। अभी हम लोगों ने केवल जो वेबसाइट इत्यादि पे धार्मिक उन्माद या जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की जो पोस्ट थे या ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स थे, उसमें कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा किया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है। हालांकि विपक्ष का दावा है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। हम कह रहे हैं कि एजेंसियां अब तक कहां सो रही थी और अगर किया जा रहा है तो जांच करके आप उजागर करिए उसको। जब खुद बैकफुट पे वो आते हुए नजर आ रहे हैं तो ये फर्जी एक कहानी घड़ी गई है। विपक्ष की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह का दावा सरकार ने किया है और जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, उनसे साफ है कि यूपी में सब कुछ ठीक तो नहीं था। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इस साजिश का पूरा खुलासा करना चाहिए ताकि देश और प्रदेश को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश के दोषियों के चेहरे से नकाब उठ सके। हाथरस में पीड़ित परिवार के लोगों की सुरक्षा पुलिस प्रशासन ने कड़ी कर दी है। पीड़िता के भाई के साथ 2 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पीड़िता के घर के बाहर 1.5 सेक्शन पीएसी में करीब 12 से 15 जवान 24 घंटे स्थायी रूप से तैनात रहेंगे। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक गांव में किसी प्रकार का तनाव ना हो, इसके लिए पुलिस के 15 जवान, 3 एसएचओ और 1 डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी लगातार 24 घंटे गाँव में तैनात है। पीड़ित परिवार की महिलाओं की सुरक्षा के लिए घर के आसपास 2 महिला सब इंस्पेक्टर और 6 महिला कांस्टेबल की ड्यूटी 24 घंटे 2 पालियों में लगाई गई है। घर के ठीक बाहर इनके 1.5 सेक्शन पीएसी 24 घंटे की शिफ्ट में वहां पे परमानेंट कैंप कर रही है। पीड़िता के भाई को 2 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, जिसमें 15 पुलिस के जवान, 3 एसएचओ तथा 1 डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी लगातार 24 घंटे गांव में सुरक्षा ड्यूटी दे रहा है। पीड़ित परिवार में महिलाएं भी हैं तो इसके घर के आसपास 2 महिला सब इंस्पेक्टर तथा 6 महिला कांस्टेबल्स की ड्यूटी 24 घंटे 2 शिफ्टों में लगती है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए नोएडा में समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकाला और इस दौरान पीड़िता को न्याय दिलाने के नारों के साथ ही यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सलारपुर गेट से शुरू हुए कैंडल मार्च में सलारपुर भंगेल के लोगों के अलावा तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत बेटी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उनके साथ 4 अन्य सदस्यों ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सफाई कर्मचारी आयोग के डेलीगेशन ने पूरी घटना को निंदनीय बताया। आयोग के अनुसार हाथरस प्रशासन की चूक है और अंतिम संस्कार रात को नहीं होना चाहिए था। परिवार अपने को बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा है और सबसे बड़ी पीड़ा इनके अंदर है कि जिस बेटी को हमें मुंह नहीं दिखाया गया, मैं कहते रहे कि हमें मुंह दिखा दो, उसके बाद अंत्येष्टि कर देना, वो बहुत गलत हुआ है। वो हिंदू धर्म के खिलाफ भी है कि हम लोग सूर्य अस्त होने के बाद किसी की अंत्येष्टि नहीं करते हैं। डीएम की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। हम लोग जब आयोग में की रिपोर्ट देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को तो ये चीज़ जरूर शामिल करेंगे।